सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें हम जेई मेंस के बारे में, जेई एडवांस के बारे में बात करेंगे। तुम्हारी जेई मेंस की एग्ज़ाम आ रही है। काफ़ी लोगों को बहुत डाउट आ रहे थे लास्ट के 1 मंथ में क्या करें, क्या सॉल्व करें, पीवाईक्यूज़ करें या फिर कैसे हम लोग कोप अप करें, क्या 11th कितनों की ख़राब है, 11th को कैसे कवर करें। तो यार मैं हूँ विवेक शर्मा और मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ एक मेरा जूनियर भी है इलेक्ट्रिकल का, वो आर्यन भल्ला। तो उसने भी काफ़ी तगड़ी रैंक सिक्योर कर रखी है, मेंस और एडवांस दोनों फोड़ रखा है अच्छी रैंक के साथ। उसके एडवांस में 1800 रैंक आ चुकी है और मेंस में 1300 रैंक आ चुकी है। तो उसने काफ़ी अच्छे से मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन की थी। तो यार आज वो प्रॉपरली गाइड करने वाला है तुम्हें, ठीक है। मैं भी साथ में उसको हेल्प करने वाला हूँ। तो ऐसे में ताकि तुम्हें ऐसा एक बंदा गाइड करे जिसने अभी रिसेंटली जेई मेंस दी हो, इसलिए मैं उसको लाया हूँ चैनल पे। तो यार आई होप तुम्हें वो बहुत अच्छा गाइड करने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय आर्यन, कैसे हो यार तुम? हेलो सर, मैं ठीक, आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ यार। मतलब मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जनरली क्या होता है ना कि 11th में आते हैं, काफ़ी एंथुसियास्टिक रहते हैं, काफ़ी बड़ा मज़ा आता है कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट काफ़ी लोग के रीज़न भी कुछ रहते हैं। जैसे मतलब तुमने 11th कैसे पढ़ा था, कि कहाँ से पढ़ा था और कैसे पढ़ा था, वो बता दो एक बार। मेरा ऐसा था कि मैं एलन चंडीगढ़ से ही था, कोचिंग ली थी तो, और 11th मेरा ऑफलाइन ही था क्योंकि तब कोविड का सीन नहीं था कोई। तो वहां पर जाकर ऐसे था कि एकदम से नहीं पढ़ा जाता था मेरे से भी, कि क्योंकि स्कूल से गए होते हैं 2-2 घंटे दिन में, वही बहुत लगता है। पर वैसे मेरे साथ ये हुआ कि स्टार्टिंग के 5-6 महीने ऐसे स्लो स्लो ही चल रहा था, कि बैकलॉग भी रहता था, ठीक है, मतलब इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। पर फिर धीरे धीरे ऐसे आपको आदत पड़ जाती है और आसपास भी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं इतना, फिर आप भी अपने आप को कर देते हो पुश, और फिर धीरे धीरे कवर होने लग गया सारा बैकलॉग। क्योंकि एंड के ऐसे 4-5 महीने में ऐसे काफी सिटिंग बढ़ जाती है, तो उसमें कवर हो जाता है फिर जो स्टार्टिंग का होता है। उनकी जेई मेंस आने वाली है, तो जो 12th में है उनका मतलब जिनका 11th थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब थोड़ा कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, अगर रिवाइज करना उन्हें तो प्रॉपरली रिवाइज कैसे करें, तो एक बार रिवाइज का बता दो। 11th रिवाइज कैसे किया जाए 12th में? होगा जैसे कि अगर जो चैप्टर्स आपने 11th में पढ़े हुए हैं वो तो आप बहुत जल्दी नोट से देखकर कर लोगे, वो तो बहुत जल्दी कवर कर लोगे। जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े उसके जैसे कि बेसिक बेसिक कर लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाते हैं। तो मतलब कोई भी चैप्टर ऐसे कंप्लीटली मत छोड़ के जाओ कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर उस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आएगा तो बाकी सब कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिस्ट वगैरह, तो वो सारे फॉर्मूला तो याद कर ही लो हर चैप्टर के, ताकि आपका अगर मेंस के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है वो तो आप कर लो, और ज्यादा हाई लेवल का ना करो उन चैप्टर्स का जो आपने पहले नहीं किए, क्योंकि टाइम अभी इतना नहीं। यार जेई मेन प्रिपरेशन की बात चली रही, तो ऐसे में सबको पता है यार कि जेई मेन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से करें। तो यार तुम नेट पे भी तुम्हें मिल जाते हैं यार, पेपर्स मिल जाते हैं, तुम वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बट यार हम क्या चाहते हैं कि सारे जेई मेन्स के ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सब कंसाइज वे में एक बार कहीं हमें मिल जाए ताकि हम उसे एक बार में सारे सॉल्व कर सकें। यार तो ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हें दिशा एप्लीकेशन की 97 ईयर्स जेई मेंस की बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स की आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें अगर आप देखो तो वो फर्स्ट बुक है जिसमें आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन के पेपर्स जो होते हैं जेई मेंस के, उसके सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है। और सेकेंडली उसमें आपके जो चैप्टर्स, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स तक हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर्स में हुए हैं। और इसमें यार ये बिल्कुल 100% एररलेस है, प्रॉपर वेरीफाइड है, इसमें आपको कहीं एरर नहीं मिलेगा। जो सॉल्यूशंस हैं आपको वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। साथ ही में इसमें यार जेई मेंस 2021 के 26 पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कवर्ड है, और जेई मेंस 2020 के जो 20 पेपर्स हुए थे उसके भी सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसमें। और इसकी जो आंसर कीज़ है वो बिल्कुल एनटीए से वेरीफाइड हैं, तो इसमें बिल्कुल ही कहीं एरर की मतलब जगह ही नहीं बच रही है, प्रॉपर वेरीफाइड है एनटीए के थ्रू। इन्हीं रीजंस की वजह से ये यार प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक बन जाती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3000+ MCQs प्रेजेंट हैं और 360 जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रेजेंट है, जो आपके जेई मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाता है। बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो टॉपिक वाइज इसमें, और ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल भी है बिल्कुल ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है यार, तुम वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। कि मुझे तो ये बेस्ट बुक लगती है जेई मेंस से। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो आपको सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो इसका ये बेनिफिट आप उठाओ, ठीक है। आपको इसमें हेल्प होने वाली है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तुम वहाँ से परचेस कर सकते हो। और यार 11th जिनका काफ़ी ख़राब सा हो गया, कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से उन्होंने पढ़ाई मतलब बंद कर दी थी कुछ लोगों ने, या फिर कुछ भी रीज़न रहा हो XYZ, तो उनको अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने हो कि ये चैप्टर करके ही जाने, अगर 11th में तुम्हें कुछ चैप्टर से मार्क्स निकालने हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकते हो यार तीनों सब्जेक्ट्स में? जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिक्स से ही आगे भी बहुत चैप्टर जैसे लिंक्ड है, तो मैकेनिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लो और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिक्स में तो मैकेनिक्स के ऊपर। और
थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स के ऊपर, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इनके ऊपर भी काफी आते हैं। वेव्स के ऊपर तो काफी वेटेज देते हैं मेंस में। और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के ऊपर ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आता है, अगर छोड़ सकते हो, इतना कोई बात नहीं है। पीएनसी भी ये ठीक है, हल्के चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैथ्स में मेन कैलकुलस, हाँ कैलकुलस के ऊपर काफी आता है। और कैलकुलस ऐसे आप कर भी लेते हो कवर, जैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ा आप बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो। तो कैलकुलस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, काफी क्वेश्चन बन जाएंगे मैथ्स में। और केमिस्ट्री में फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिकल क्योंकि आसान है कवर करनी अभी भी अगर शुरू करोगे, क्योंकि वो थोड़ी मैथ्स फिजिक्स जैसी होती है, फॉर्मूला बेस्ड। तो फिजिकल अच्छी कर लो। इनऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसी है कि आपको पढ़ती रहनी होगी। तो अगर आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो अभी आप इतना नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक में, बट आप फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, तो केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। हाँ यार वो तो सही बात है, मतलब जैसे वही है कि प्रैक्टिस तो है ही ऑलमोस्ट, मतलब 12th के साथ, बट मैनेज करने में तुम क्या कितना टाइम देते थे 11th और 12th को? तुम साथ में पढ़ते थे या 12th करने के बाद तुमने 11th पढ़ा? नहीं, मेरा ऐसा था कि मैं 12th ही पूरी की, मतलब जैसे नवंबर दिसंबर में सिलेबस खत्म कर दिया 12th में, तो तब तक मैंने 11th का कुछ नहीं ऐसे रिवाइज किया था। उसके बाद एंड में अपने नोट्स से या साथ साथ में फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब ऐसी 11th बाद में रिवाइज की 12th के साथ साथ में नहीं हो पाता, क्योंकि फिर 12th छूट जाएगी, और छूट जाएगी फिर वो कवर नहीं कर सकते। और जैसे कि पता है मतलब अगले मंथ ही जेई मेंस की एग्ज़ाम है, तो काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट ने 12th तो कर ही रखा होगा। तो तुम जैसे कह रहे हो कि लास्ट 1 मंथ उन्हें 11th करना चाहिए अब ढंग से थोड़ा। हाँ थोड़ा, क्योंकि वो भूल भी गए होंगे, अब काफी पहले की होगी। 12th तो अभी ताजा ताजा ऐसे याद भी रहती है, तो थोड़ा 11th पे। हाँ सही बात। और 12th मतलब तुम 12th में जब तुम पढ़ते थे तो तुम चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते थे? मतलब जैसे एक बहुत सारा डाउट आता है बच्चों का कि एक चैप्टर को एडवांस लेवल तक कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ऐसे करो जैसे 12th में साथ साथ में थ्योरी चल रही है, उसके साथ जो अगर आपको इंस्टीट्यूट में हो या जैसे भी हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहो ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड होता रहे। और एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जैसे एंड में अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो उस चैप्टर के ऐसे PYQs कर लो उस टाइम पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपका ये चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। सही बात है। तो यार अब जैसे लास्ट 1 मंथ बचा है, तो ऐसे में देखो 12th लोगों ने प्रिपेयर कर रखा होगा, तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर 12th के चैप्टर बताना चाहोगे कि 12th में ये चैप्टर पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिवाइज कर लो, या फिर इन पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लगाए जाएँ? थर्मोडायनेमिक्स कर लो रिवाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की। वो आपको 11th में पढ़ाया होगा, पता नहीं 12th में जब भी पढ़ाया, क्योंकि वो काफ़ी वेटेज देती है। और एडवांस में तो खास करके ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं थर्मो के, और अगर आपको आती है तो वो होते आसान है और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही। और मैथ्स में 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वही कैलकुलस का ही आ जाएगा, बट हाँ इंटीग्रेशन इनसे भी आते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो ये कर लो अच्छे से। और फिजिक्स में 12th में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? हाँ फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये दोनों के काफ़ी अच्छे वेटेज, और इनसे क्वेश्चंस वो आगे भी बहुत बना लेते हैं, तो ये तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो। हाँ, और वेव ऑप्टिक्स भी काफ़ी इजी रहता है, मतलब उसमें क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपसे हो जाता है, बट रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा हार्ड रहता है लास्ट में कवर करना। हाँ रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी है। हाँ वेव भी सही है, मतलब रे लेंदी रहता है, अगर कवर कर सकते हो तो बेस्ट है, मतलब वो तो बेस्ट चैप्टर, उसमें तो क्वेश्चन बनने ही बनने, बहुत बनते हैं उस पर क्वेश्चन, मेंस हो एडवांस हो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो यार तुमने मतलब 12th में कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ किए हों, मतलब सबसे बेस्ट तो तुम्हें पता यही है, तुमने भी वही किया होगा कि कोचिंग जो होती है उसके मटेरियल सॉल्व करना सबसे बेस्ट रहता है। तो यार जो कोचिंग में नहीं है जो बच्चे, उनके लिए यार मतलब तुम मटेरियल बता सकते हो कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए? फिजिक्स की तुम HC वर्मा कर लो, काफ़ी अच्छी है HC वर्मा में, और बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को। और उसमें कई बार ऐसे होगा कि बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेंथी, वो चाहे छोड़ दो थोड़े बहुत, पर बाकी सारे क्वेश्चन कर लो HC वर्मा में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और केमिस्ट्री की तो NCERT बेस्ट है, जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत अच्छी NCERT, तो केमिस्ट्री में तो वही कर लो। मैथ्स का मुझे ऐसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोचिंग का मटेरियल ही किया था मैथ्स का। हाँ वही बेस्ट रहता है, मतलब कोचिंग का मटेरियल तुम्हें मिल जाए कहीं से, तो भले तुम एलन में ना भी हो तब भी तुम्हें एलन का मटेरियल मिल सकता है, मतलब तुम खरीद सकते हो, या फिर तुम मिल जाए अगर कहीं से किसी फ्रेंड से एलन का मटेरियल मिल जाए, तो किसी भी कोचिंग का मटेरियल मिल जाए तो DPP करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ क्यूरेटेड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जो क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए होते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए वहाँ आराम से मिल जाते हैं। और सेकेंडली PYQs पे तुम्हारा क्या टेक है? मतलब PYQs हमेशा करना, मतलब साथ साथ में करनी चाहिए, लास्ट में करनी चाहिए, और तुमने कैसे किया था वो बता दो एक बार। डिपेंड करता है कि आपने साथ में करने हैं या एंड में करने हैं। मैंने पर्सनली तो ऐसे किया था कि जैसे PYQs काफी ज्यादा होते हैं एक चैप्टर के, तो मैंने सब नहीं किए थे साथ में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, तो कुछ कर लिए थे, पर एंड में किए जरूर थे सारे। तो PYQs करने ही है, मतलब
अगर आपका अभी सिलेबस थोड़ा सा छूट भी रहा है तो चाहे आप कुछ चैप्टर्स छोड़ दो, पर जो किए हैं उनके पीवाईक्यूज जरूर करके जाओ, क्योंकि कई बार वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही आ जाएंगे। तो पीवाईक्यूज तो करो, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने साथ में, अगर अब तो जैसे आने वाले पेपर, तो अगर आपने नहीं किए तो अभी करने लग जाओ, साथ में किए हैं तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, पीवाईक्यूज तो मतलब जैसे अब तो आने ही वाला है, तो काफ़ी लोगों ने कर भी रखे होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो सबसे बेस्ट है वो भी करते रहो, और साथ में तुम करते रहोगे तो जो तुमने कर रहा है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और साथ में जो पता चल जाएगा तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, कितना तुम्हें रिटेन कर पाते हो तुम, क्या अभी आता है तुम्हें ढंग से, तो स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक से पता चल जाएंगे और तुम मुझे आपसे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो यार लास्ट 1 मंथ है, तो ऐसे में यार तुम्हें पता है मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, तो मॉक टेस्ट मतलब तुम क्या कितने देते थे, और मतलब लास्ट में देते थे या साथ में देते थे, वो बता दो। तो जैसे लास्ट 1 मंथ में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए थे, मतलब मैं एक मॉक टेस्ट देता था, उसको ऐसे एनालाइज करता था, और अगर कोई फॉर्मूला भूल गया तो ऐसे लिस्ट पढ़ लेता था वो। तो मेनली मॉक टेस्ट ही देता था मैं, और ऐसे पूरा टाइम कंस्ट्रेंट में ही कि 3 घंटे का पेपर है मेंस का, तो 3 घंटे वैसे ही देना बैठ के, और पूरा मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करता था। तो अभी अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी है तो ऐसे ही करो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, और काफी दो, मतलब हफ्ते में अगर 3 दे सकते हो, ऐसे 2 दिन में 1, तो वो देने लग जाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका डर निकल जाता है टेस्ट का, क्योंकि जेईई मेंस भी एक तरह से आपका मॉक टेस्ट ही हो जाएगा, फिर आप वैसे ही दे दोगे फ्लो में, और डर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं अच्छा कर पाओगे जेईई मेंस। सही बात है, ट्रू। मतलब मेनली यही है कि जिसका प्रिपेयर्ड है वो तो देगा ही ऑब्वियसली, और दे भी रहे होंगे मॉक टेस्ट, और जो नहीं दे रहा है मतलब उससे थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है वो मतलब 15-10 डेज तक कर लो प्रिपेयर, मतलब जितना हो सकता है, मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, काफ़ी है करने को तो। बट वही है कि मॉक टेस्ट देना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिन में 1-2 उसे एनालाइज करो, कि वो टेम्परामेंट सेट करता है तुम्हारी, वो आदत बनाता है एग्जाम वाली। ठीक है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, मतलब प्रॉपरली तुम्हें कैसे करना है वो मॉक टेस्ट ही सिखाएगा, तुम्हारी वीकनेस सिखाएगा तुम्हें, तो ठीक है, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें तुम्हारे मॉक टेस्ट बताएगा। एनालाइज भी करो, मॉक टेस्ट भी दो, ठीक है। और यार तुम मतलब एनालिसिस कैसे करते थे मॉक टेस्ट का? मैं तो ऐसे करते थे, जैसे कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको देखता था, कि सबसे पहले मैं देखता था जो गलत हुए हैं, तो गलत को देखता था ये क्यों गलत हुए, उसके बाद जो मैंने छोड़ दिए क्वेश्चंस वो करता था, उसके सॉल्यूशंस देख कर कि कैसे करने हैं, और फिर एक बार जो सही भी किया उनको भी एक बार ऊपर से देख लेता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मेथड गलत होता है पर आंसर सही आ गया, तो एक बार वो देख लो, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपका उस मेथड से क्वेश्चन आंसर गलत आए, तो एक बार पर ऑर्डर यही रखो, सबसे पहले जो गलत हुए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि वो क्यों गलत हुए, उसके बाद जो आपने लीव किए कि ये आप क्यों नहीं सोच पाए या क्यों नहीं कर पाए उस टाइम पर, और फिर उसके बाद जो सही हो गया उसको एक बार जल्दी सब एक एक करके देख लो, उसमें कम ही टाइम लगता। बिल्कुल सही। तो यार इस बार जैसे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि मतलब 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, पहले 4 अटेम्प्ट हुए थे, तो यार तुम्हारा 2 अटेम्प्ट में तुम्हारा क्या टेक है कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबको पता है कंपटीशन थोड़ी सी कम ही रहने वाली है, क्योंकि लोग थोड़े कम प्रिपेयर होते हैं, सेकंड टाइम में बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ने तुम्हें पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्टिकुलर मार्क्स पे 99 परसेंटाइल मिल जाएगी, सेकंड अटेम्प्ट पे उसी मार्क्स पे मतलब थोड़े 20-30 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे मतलब गोल्डन चांस होता है, उसमें फोड़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे में पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो जो पढ़ रखा है उसे रिवाइज भी करना है ना। तो तुम रिवाइज कैसे करते थे, मतलब एक बार तुमने पढ़ा फिर जैसे लास्ट में तुम्हें रिवाइज मॉक टेस्ट के थ्रू करते थे या फिर नोट्स से भी गो थ्रू करते थे? मैं तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करता था, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर ज्यादा दोगे तो उसमें पूरा सिलेबस कवर हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको फॉर्मूला आता है तो जरूरत नहीं उसको रिवाइज करने की, आपको आता ही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप बाद में जब एनालाइज करोगे उसका फॉर्मूला देखोगे, आपको वो याद हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा मेरा कवर हो गया था सिलेबस। तो ऐसे मैंने नोट्स ऐसे बार बार नहीं रिवाइज किए, एंड में मॉक टेस्ट को एनालाइज कर करके पूरा रिवाइज हो गया सिलेबस। अच्छा, और यार तुम जब पेपर देते थे मेंस का हो या एडवांस हो, तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग की कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी, या फिर तुम मतलब जो आता है उस हिसाब से करते जाते थे? मेरा ऐसे था कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सबसे पहले मैथ्स करता था, क्योंकि जैसे पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो अगर आप अपना वीक सब्जेक्ट उठाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो इससे सबसे पहले मैं मैथ्स करता था, और जैसे 1 घंटा ही देना है मैथ्स को, और मैथ्स 1 घंटे में से नहीं हो पाती मेंस की, तो 1 घंटा किया, जितना हो गया ठीक है। उसके बाद मैं करता था फिजिक्स भी 1 घंटा दिया, जितना हो गया ठीक है। फिर केमिस्ट्री में जल्दी करता था, केमिस्ट्री में क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ऐसे आधे घंटे में कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और लास्ट का आधा घंटा फिर मैथ्स में जो क्वेश्चंस बचे वो कर लिए, और फिजिक्स में जो लगता है हो सकते हैं वो ट्राई किए। तो लास्ट आधा घंटा मैं बचाता था पूरा पेपर एक बार दोबारा
देखने के लिए। मतलब पेपर अटेम्प्ट तुम्हें पता हो कितना इंपॉर्टेंट ही है, मतलब अगर तुम सही तरीके से अटेम्प्ट करो तो अच्छे नंबर ही लाए जा सकते हैं। अगर पेपर अटेम्प्टिंग में गड़बड़ हो जाए तो मार्क्स भी गिर जाते हैं आराम से। तो मतलब सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग फिर वीक उस हिसाब से ही कल चालू करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा उल्टा फुल्टा पेपर पैटर्न आ जाएगा, जैसे तुमने मैथ्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और उस शिफ्ट का मैथ्स बहुत हार्ड आ गया, तो तुम फिर चेंज कैसे करते थे? चेंज कभी ऐसा करना पड़ा या फिर सब सही रहा? हाँ, मेरा तो ऐसे फर्स्ट जेईई मेंस ही जो मेरा हुआ उसमें ही ऐसे मैथ्स मुश्किल आ गई। और मैं सबसे पहले मैथ्स कर रहा था, तो जैसे नॉर्मली मैं फर्स्ट घंटे में जितने क्वेश्चंस करता था मैथ्स में, पेपर में उससे काफी कम हुए। तो ऐसे तब मैं काफी हो गया था कि अब खराब हो गया है पेपर। पर फिर मैंने देखा फिजिक्स की, तो फिजिक्स आसान आई थी काफी। तो वो जैसे 1 घंटे की जगह ऐसे 40 मिनट्स में होगी, तो वो टाइम बच गया मेरे को। तब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करो, जैसे अगर आपका कोई मुश्किल भी आ गया ना पेपर, जैसे आपने मैथ्स किया और मैथ्स मुश्किल आ रही है, तो फिर भी उसको उतना ही टाइम दो। तो अगर वो मुश्किल है तो कोई और सब्जेक्ट पक्का आसान आया होगा, तो उसमें आपका टाइम बचेगा ही नेचुरली। तो इस कारण ऐसे घबराओ मत, पूरा अपने शेड्यूल से ही चलो, आपका एंड में टाइम बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक मुश्किल है तो दूसरा आसान होगा। मतलब वही है कि मेंस तो बैलेंस्ड आता ही है, तो उसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ढूंढना है कि क्या आसान है क्या मुश्किल है, पेपर में एक बार देख लो और फिर अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से करना स्टार्ट कर दो। यार तुमने 4 अटेम्प्ट में से तुमने कितने अटेम्प्ट दिए थे? मेरा जैसे पहले 2 हुए थे हमारे, उसके बाद पोस्टपोन हो गया था काफी। तो पहले 2 तो काफी एक साथ ही हो गए थे 15 दिन के अंदर, तो वो तो दोनों अच्छे से दिए। उसके बाद जब गैप आ गया, फिर मैंने एडवांस पे फोकस कर लिया था कि अब मेंस हो चुका अच्छा, तो आगे एडवांस पे देखा। हाँ, वही बेटर है। तो मैं दे आया था लास्ट 2, पर इतना ऐसे फोकस नहीं। वही एडवांस फोकस थे। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही गोल्डन चांस रहता है कि अगर तुम्हारा अच्छे से हो गया तो पहली बात तो तुम एक बार टेंशन फ्री हो जाओगे कि एनआईटी तो पक्की है, एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। सेकेंडली फिर हो जाता है कि जब टाइम है अब मैं एडवांस फोड़ सकता हूँ, तो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिल जाए। तो यार फर्स्ट टाइम को गंवाना मत, अच्छे से प्रिपेयर करो आराम से। अगर तुम दिन में मतलब वैसे तुम कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? मेरा ऐसे मतलब फिक्स नहीं था, मैं काम डिवाइड करता था कि इतना काम करने। पर जैसे 12th में अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी हो जाती थी। हाँ, वो मतलब वो तो आइडियल टाइम है, 8 to 9 या फिर 7 to 8 आवर्स बहुत आइडियल टाइम है। तो उतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। और अगर तुम्हारा ज़्यादा छूट रखा है, जिसका काफ़ी कोर्स बाकी है, वो थोड़े अगर फॉर एग्जांपल 9 to 10 आवर्स दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, तो आराम से हो जाएगा। मतलब लास्ट 1 मंथ में एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 250-200 मार्क्स आ जाएंगे, बट तुम एटलीस्ट 150-130 तक आराम से पहुँच जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा काफ़ी छूट रखा है और अगर तुम्हारा आधा छूटा अगर तुम फिर भी कवर करते हो, तो 170-180 तक भी आराम से जाया जा सकता है। बस वो लास्ट की टाइम पे तुम रिवाइज अच्छा करो, मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो यार एक लास्ट क्वेश्चन यही था कि बस अब एडवांस भी आएगी उसके बाद, तो एडवांस में तुमने स्पेसिफिकली क्या एक्स्ट्रा किया था या वही किया था, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए थे क्या? तो वो एक बार बता दो, तुमने एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? मैंने तो पर्सनली ऐसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं किया, बस वही जो चैप्टर्स अच्छे से आते थे उनको और ऐसे प्रैक्टिस करता रहा, एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। पर मेनली वही किया था बस मैंने, बल्कि मेंस के लिए जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स वगैरह वो कर लिए थे। पर शुरू से ही मैं वही कर रहा था, जो चैप्टर किया अच्छे से किया, और एडवांस में से कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं किया, कोई ऐसे नया चैप्टर नहीं उठाया। और ये था कि जो चैप्टर्स बहुत वीक होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता था उस लेवल का स्ट्रॉन्ग ऐसे एंड में आकर। तो उन पर ध्यान दिया कि जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको ऐसा कर लो कि इनमें से क्वेश्चन आए ये तो कर ही लेना है, बस यही मेन फोकस था मेरा। तो वीक चैप्टर्स को एडवांस के लिए इतना नहीं ध्यान दिया। हाँ, एडवांस में तो ऑब्वियसली यही होता है कि मतलब जो आता है वो कितना अच्छे से आता है उसका टेस्ट होता है वो। मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितना क्वालिटी, तुम कितना डेप्थ तक जानते हो उसे, वो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब तुम अगर 80% सिलेबस ही तुम्हें बहुत तगड़े लेवल का आता है, मतलब अच्छे से क्लैरिटी है, तो तुम आराम से फोड़ दोगे एडवांस अच्छी रैंक के साथ। तो एडवांस के लिए मैं तो पहले से कहता हूँ, पहले से ऐसी पढ़ाई रखो कि तुम इन डेप्थ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो एडवांस में से तुम्हें बाइफरकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। एडवांस के लिए बस क्वेश्चन थोड़े हायर ऑर्डर करने होते हैं यार। तुम उसके लिए मतलब PYQ सबसे बेस्ट है, ठीक है। आने वाले पिछले 10 ईयर्स के तुम PYQ कर लो एडवांस के, और बुक्स मैंने बताई दी, वहाँ से तुम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार। तो वही बेस्ट रहने वाला है। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम आराम से मतलब जीत सकते हो दोनों में, दोनों एग्जाम्स में। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। तो अगर तुमने वीडियो देखी है पूरी, यहाँ तक तुम पहुँचे हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आई होप जो अगर जेईई मेंस 2022 के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर वीडियो देखी हो तो तुम्हें काफ़ी टिप्स मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और तुम्हें आगे अपनी प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करनी है उसकी एक डायरेक्शन भी मिली होगी, ठीक है। अगर तुम्हें हेल्प हुई हो तो कमेंट भी कर देना यार कि हेल्प हुई है तुम्हारी। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।